नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ने हम जा रहे हैं वो टॉपिक है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन समझने से पहले हम वैक्सीन के बारे में समझते हैं। वैक्सीन या टीका क्या होता है आपको पता ही है। वैक्सीन हम बचपन में हमारे खूब लगे थे। गर्भवती महिलाएं के टीके लगते हैं। कई बार हमें कोई कुत्ता वगैरह काट लेता है, इस टाइम पे हमें टीके लगाए जाते हैं। तो टीके एक्चुअल में है क्या, ये हम समझेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन क्या है, इससे बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, और इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे हम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ने, ठीक है। वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या है। वैक्सीन ये कोई भी पैथोजन हो सकता है, उसका डेड पार्टिकल हो सकता है, कोई भी डेड पैथोजन हो सकता है। डेड पैथोजन के अलावा उसकी अवायरुलेंट फॉर्म, मतलब ऐसी फॉर्म जो ऐसा वायरस या ऐसा जीवाणु जो जिंदा तो है लेकिन वो बीमारी करने में असक्षम है, उसे अवायरुलेंट फॉर्म बोल देंगे। या फिर कोई भी कोई प्रोटीन भाग, किसी भी जीवाणु या वायरस का प्रोटीन ये भाग, कोई सा भाग हम उसको एज ए वैक्सीन यूज कर लेते हैं। क्या होता है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में इन जो पदार्थ एंटीजन जो होती है, कौन सी एंटीजन, जो डेड पार्टिकल है जीवाणु के या पैथोजन को अवायरुलेंट फॉर्म के अंदर बॉडी में प्रवेश कराया जाता है। क्या करते हैं वैक्सीन के अंदर, कोई भी पैथोजन है, इस पैथोजन या तो डेड हो सकता है या अवायरुलेंट हो सकता है। डेड या अवायरुलेंट पैथोजन हो सकता है, या इस पैथोजन का कोई पार्ट हम क्या करेंगे, इसको किसी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्शन के थ्रू लगते ही इंजेक्ट कर सकता है। इंजेक्ट करने के बाद में इस बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम, या हम बोलेंगे प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद में ये क्या बनाता है, बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। ये टॉपिक है पूरा इम्यूनोलॉजी का, है ना। तो इसके बारे में हम कभी बाद में पढ़ेंगे। बस ध्यान रखना, जब भी हम कोई पैथोजन जो अवायरुलेंट फॉर्म में है या डेड फॉर्म में है उसको हम किसी बॉडी के अंदर डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में वो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा, ये जो पैथोजन है उसको मारने में काम आता है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई पैथोजन है, कोई सा ही पैथोजन मान लो, तो पोलियो का एग्जांपल ले लो या टीबी का, किसी का भी एग्जांपल, टिटनेस वगैरह। तो पोलियो का जो वैक्सीन है, हमने बचपन में पोलियो के खूब सारे वैक्सीन लगवाए थे, ठीक है। हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन गई, साथ में ये मेमोरी सेल्स भी बनाती है। और मेमोरी सेल्स या स्मृति कोशिकाएं बोलते हैं इसको, ये याद रखती है कि हम इस पैथोजन से इन्फेक्ट हुए हैं। तो स्मृति कोशिकाएं क्या करती है, बाद में जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो ये दोबारा वापस सेकेंड इन्फेक्शन में एंटीबॉडी बनाती है। हमने क्या लिया, मान लो मरा हुआ पैथोजन लिया, मान लो पोलियो का मरा हुआ पैथोजन, पोलियो का वायरस लिया, लेकिन वो मरा हुआ है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, अवायरुलेंट फॉर्म में है मान लो, और इसको हमने बचपन में डलवाया। अब मान लो इन फ्यूचर 2 साल बाद, 5 साल बाद वास्तव में पोलियो का वायरस इन्फेक्ट करता है इस बॉडी में। इस बॉडी में इन्फेक्ट करने के बाद में ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाएंगी, स्मृति कोशिकाएं सक्रिय हो जाएगी। और सक्रिय होने के बाद में ये स्मृति कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी, और एंटीबॉडीज इस पैथोजन को खत्म कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। तो ये क्या है, एक वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस है कि इसको बचपन में या टाइम टाइम लगवा दिया जाता है, और उसके बाद वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये एक वैक्सीन का एक प्रकार हो गया। तो वैक्सीन होते कितने प्रकार के हैं पहले वो देख लेते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब इसी के आधार पर, इसी के अनुसार हम जो वैक्सीनेशन है उसके टाइप पढ़ लेते हैं। मेन टॉपिक अपना यही है, वैक्सीनेशन के टाइप्स क्या है। वैक्सीन तो आपके समझ में आ ही गया होगा। वैक्सीनेशन के टाइप्स में हम वैक्सीन को 2 भागों में बांट सकते हैं। वैक्सीनेशन 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है एक्टिव या सक्रिय वैक्सीनेशन,
एक्टिव वैक्सीनेशन और दूसरा कौन सा है, पैसिव वैक्सीनेशन। सक्रिय और निष्क्रिय वैक्सीनेशन, दोनों में अंतर क्या है? देखो एक्टिव वैक्सीनेशन में क्या होता है, हमें ध्यान रखना होगा। एक्टिव क्या है, इसमें इंजेक्ट करवाया जाता है किसको, एंटीजन को। इसमें इंजेक्शन किसका लगाते हैं, किसको इंजेक्ट करवाते हैं, एंटीजन। एंटीजन इंजेक्ट हो जाएगी, फिर एंटीजन इंजेक्ट होने के बाद क्या बनाएगी, ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी और मेमोरी सेल बनाएगी। मतलब क्या करेगी, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। क्या करेगी, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। एक्टिव में क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब सक्रिय होता है, जिससे एंटीबॉडी और मेमोरी सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होगा प्लस मेमोरी सेल्स का निर्माण होगा। पास में आ गई आपको। इसमें पैसिव में क्या होता है, पैसिव में हम प्री फॉर्म्ड बनी बनाई एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं। एक्टिव में तो क्या होता है, एंटीजन को इंजेक्ट करवाते हैं। एंटीजन क्या है, कोई डेड वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है, वायरोलेंट फॉर्म हो सकती है, या फिर किसी पैथोजन का कोई भाग हो सकता है। जबकि पैसिव में हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, ये एंटीबॉडीज डायरेक्टली पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती है ना। एंटीबॉडीज क्या करती है, न्यूट्रलाइज्ड पैथोजन, हम बोल सकते हैं उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करके मार देती है, पैथोजन को खत्म कर देती है। तो इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, हम बनी बनाई एंटीबॉडी भेजते हैं, इसके अंदर एंटीजन डालता है, फिर वो एंटीबॉडी बनाता है और मेमोरी सेल बनाता है और इन्फेक्शन को खत्म करता है। दोनों में मेरे ख्याल से बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। एक्टिव के अंदर फिर दो भाग हो गए और पैसिव के भी दो भाग हो गए। एक्टिव वैक्सीनेशन है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया कौन सा, नेचुरल एक्टिव वैक्सीनेशन, एक हो गया कौन सा, आर्टिफिशियल एक्टिव वैक्सीनेशन। दो प्रकार हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, कैसे होता है, इसमें कुछ नहीं है, जो भी इंफेक्शंस होते हैं, जितने भी इंफेक्शन हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो भी जितने भी इंफेक्शंस हैं, विभिन्न प्रकार के पैथोजन से जो इन्फेक्शन होता है, उनसे वैक्सीनेशन होता है। सिंपल एग्जांपल जो आज की तारीख में हम बात करें वो है कोविड-19 का इन्फेक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज संक्रमित हो चुके हैं। विश्व के अंदर देखें तो 20-25 लाख, शायद 25 लाख के लगभग लोग संक्रमित हो चुके हैं, 2 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। तो उनमें क्या है कि मान लो कोविड-19 का क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद में जो ही पैथोजन शरीर में जाएगा, तो जो बॉडी में प्रवेश करने के बाद में जो ही इन्फेक्शन बॉडी में होगा, तो ये बॉडी क्या करेगी, इस पैथोजन के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। समझ में आ रही है? प्राकृतिक रूप से क्या होगा कि जिन जिन लोगों में इन्फेक्शन हुआ है, जो लोग टच में आए ही नहीं उनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही, लेकिन जो लोग टच में आ गए हैं, इन्फेक्शन हो चुका उनके अंदर, उनके बॉडी में ये वायरस पहुंच चुका है, तो इस वायरस को पहुंचते ही इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होने के बाद में एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा। कोविड-19 हो सकता है या कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी पैथोजन जो पहली बार टच में आता है बॉडी में, तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उस वायरस के लिए, उस पैथोजन के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है और साथ में मेमोरी सेल भी बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल, इतनी बात समझ में आ जाएगी आपको। फिर दूसरा आर्टिफिशियल, इसमें क्या करते हैं, क्योंकि सक्रिय है तो इसमें क्या करेंगे हम, एंटीजन को इंजेक्ट करवाते हैं।
और एंटीजन कौन हो सकता है? अभी मैंने बताया था, एंटीजन हो सकता है कोई भी वायरस हो सकता है, लेकिन एवायरुलेंट फॉर्म में होगा। कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन वो किल्ड या एवायरुलेंट फॉर्म में होगा, मतलब असक्षम होगा इन्फेक्शन फैलाने में, ठीक है। या उनका कोई भाग हो सकता है, उसको हम एज एंटीजन यूज करते हैं। उस एंटीजन को हम प्रवेश करा सकते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी में प्रवेश कराने के बाद में जो भी प्रवेश होते क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इसमें भी एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में एंटीबॉडीज और साथ में मेमोरी सेल्स का निर्माण करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आर्टिफिशियल में हम एंटीजन प्रवेश कराते हैं और नेचुरल में पैथोजन सीधा खुद इन्फेक्शन के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाता है। दोनों ही केसेस में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज का और मेमोरी सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव। पैसिव में क्या डालते हैं? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। ये भी दो प्रकार की हो गई, वैसे ही जैसे इसमें है, एक हो गया नेचुरल या प्राकृतिक रूप से, एक हो गया आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से, ठीक है। आर्टिफिशियल या कृत्रिम। नेचुरल क्या होगा? मतलब जो नेचुरल का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक। प्राकृतिक जो हमारा कोई रोल नहीं है, प्रकृति से हमें मिल रहा है। जैसे इसमें दो एग्जांपल बेस्ट है। एक तो जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी बच्चों को मिलती है मदर टू फीटस। मतलब जो गर्भ में जो बच्चा होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना किसके द्वारा? मदर से। मदर से गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके थ्रू बाय प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा के द्वारा इम्यूनोग्लोबुलिन जी का प्रवेश होता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रतिरक्षा मिलती है। एक दूसरा है आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये भी एक एंटीबॉडी है। ये जो न्यूबॉर्न होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है ना, मिल्क जो न्यूबॉर्न, ये कोलेस्ट्रॉम न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उस बेबी को ये आईजीए इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इसमें किसी को मतलब एंटीबॉडी बना के भेज नहीं रहे। जबकि आर्टिफिशियल में क्या होगा? एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है। इसमें एंटीजन को इंजेक्ट किया जा रहा था और पैसिव में एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाएगा आर्टिफिशियल रूप से। और यहां आपने देखा होगा जैसे रेबीज वायरस के लिए जो हाइड्रोफोबिया डिजीज होती है, उस टाइम के उससे पहले जैसे किसी कुत्ता काट गया, कुत्ता काटते ही डिजीज नहीं होती है। कुत्ता काटने के बाद में क्या होता है कि वो रेबीज वायरस एंटर कर जाता है बॉडी में। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली जाती है टाइम टू टाइम, ताकि पूरे पूरे वायरस को खत्म किया जा सके, ठीक है। तो इंस्टेंट इलाज के लिए। दूसरा जैसे एंटी टॉक्सिन जो होते हैं, सांप काट गया, सांप काटते ही सांप का टॉक्सिन होता है, उसके विरुद्ध एंटीटॉक्सिन या एंटीबॉडी डाली जाती है ताकि सांप के जहर का जो टॉक्सिन है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल रूप में एंटीबॉडीज प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखो, अभी जैसे ये जो चीजें हैं आर्टिफिशियल जो है, इसमें कुत्ता काट लिया तो इंजेक्शन लग गया, सांप काट गया तो इंजेक्शन हो गया, मतलब संक्रमित होने के बाद। अभी जैसे अभी आपने नाम सुना होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इजराइल ने बताया है कोविड-19 के लिए, जो कोविड-19 वायरस चल रहा है, कि हमने वैक्सीन की खोज कर ली है। इजराइल ने दावा किया है, उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एक कॉलोनीय प्रतिरक्षा, एक कॉलोनी मतलब एक प्रोटीन के लिए बनने वाली एंटीबॉडी। इसका एक अलग टॉपिक है, कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में बताऊंगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है। अभी इस पे समझ लो कि ये इस कैटेगरी में आ रही है। इजराइल ने जो वैक्सीन खोज की है वो एंटीबॉडी है। संक्रमण होने के बाद में
ध्यान रखना क्या, संक्रमण होने के बाद में हम एंटीबॉडी इंजेक्ट करवा रहे हैं। और स्वस्थ जो लोग हैं, ये स्वस्थ लोग हैं, इनके अंदर एंटीजन डाल रहे हैं। मान लो वैक्सीन की खोज हो जाती है कि कोविड-19 वैक्सीन की खोज हो रही है, और अगर वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या इस कैटेगरी में आ रही है, तो वो कहाँ काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ जिनमें संक्रमण हो चुका है, उनका इंस्टेंट इलाज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसके अंदर एंटीबॉडी इंड्यूस कर देंगे, डाल देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, और वो उस वायरस के प्रभाव को कम कर देगा, और कुछ एंटीबॉडी शरीर में बन भी रही है। एक और चीज तुमने पढ़ी होगी, सुनी होगी, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसमें भी ध्यान दो। जैसे ब्लड होता है, ब्लड में ब्लड सेल्स होती है, और प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। ये ध्यान रखना आपको। जैसे मान लो इस व्यक्ति को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, कोविड-19 वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद में ये व्यक्ति है, ये बच गया। इन्फेक्शन तो हो गया, लेकिन 10-15 दिन इलाज चलने के बाद में बच गया। बचने के बाद क्या होगा, स्वस्थ होने के बाद में इसके अंदर एंटीबॉडीज तो पड़ी रहेगी ना, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन से क्या हुआ, एंटीबॉडी बन गई। ये स्वस्थ हो गया, तो इसके बॉडी के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी होगी। अब इसकी एंटीबॉडीज को डायरेक्ट यहाँ पे जो इन्फेक्शियस लोग है, जिनमें इन्फेक्शन हो चुका है, उसमें हम इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो ये लेकिन ये थ्योरी अभी, मतलब ये प्लाज्मा जो थेरेपी है, ये अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। मतलब दावा किया जा रहा है कि ये ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इससे दोबारा इन्फेक्शन हो जाए। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। पैसिव के अंदर एंटीबॉडी इंजेक्ट करवा रहे हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। एंटीबॉडी डालने के बाद में हम अगर एंटीबॉडी डाल रहे हैं किसी के शरीर में, ठीक है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांस नहीं होते। लेकिन अगर हम पैथोजन डाल देते हैं, पैथोजन डालने के बाद में भी इन्फेक्शन हो जाए। ऐसे कई केसेस हुए हैं जिनमें अगर उनकी प्रोसेसिंग सही नहीं होती तो इन्फेक्शन भी हो जाता है। वायरुलेंट से अवायरुलेंट वायरस है, वो वायरुलेंट चेंज में भी चेंज हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक्टिव के अंदर क्या होगा, ये स्वस्थ आदमी है। जैसे हमारे बचपन में पोलियो की वैक्सीन लगे, टिटनेस के लगे, बीसीजी के टीके लगे, डिप्थीरिया के लगे, हमारे हुआ तो नहीं था ना, लेकिन हमें इंजेक्ट किया गया। क्यों डाला इनको, हम स्वस्थ थे फिर भी इंजेक्ट क्यों किया, क्योंकि इन फ्यूचर अगर संक्रमण होता है, इन फ्यूचर अगर इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन से बचा जा सके, क्योंकि हमारे अंदर क्या बन जाएगी, मेमोरी सेल बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्वस्थ में, लेकिन ये जो है ये संक्रमित लोगों में इलाज, संक्रमित लोगों के इलाज के लिए काम आती है आर्टिफिशियल में, कि हम जिसके संक्रमण हो गया इंजेक्शन लगा दो, कुत्ता काट के इंजेक्शन लगा दो, सांप काट के इंजेक्शन लगा दो, या कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उसमें इंजेक्ट करवा दो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोविड-19 में, अब हाँ थोड़ा सा समझा जाता हूं मैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, इजराइल वाला दावा है, तो ठीक है, अधिकतर लोग अभी इसी पे काम कर रहे हैं, एंटीबॉडी बना रहे हैं, इस पे काम नहीं कर रहा। जब ये काम हो जाएगा तो ये भी कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अभी रिसेंटली रिसर्च में ये भी चल रहा है कि जो वायरस है ये अपना शेप चेंज कर रहा है। अकेले ब्रिटेन के अंदर 12 प्रकार के वायरस है, मतलब 12 प्रकार के उसके क्लोन्स हैं, हम बोल सकते हैं 12 अलग अलग प्रकार के वायरस है तो कोविड-19, लेकिन उनके बाहर का जैकेट जो होता है, आवरण जो होता है, वो सब में अलग अलग प्रकार का है। एंटीबॉडी जो बनती है वो उस जैकेट के अनुसार, बाहर का जो आवरण होता है, एनवलप है, उसके अनुसार ही काम करती है, उसी के अनुसार एंटीबॉडी बनती है। अब आप सोचो, अगर वैक्सीन बन जाता है, ये वाला वैक्सीन क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, या फिर ये वाला वैक्सीन बन जाता है और बार बार वो शेप चेंज कर रहा है ड्यू टू म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण शेप चेंज कर रहा है, तो कोई इसका अभी इलाज नहीं है। अभी तो सिर्फ दावा किया जा रहा है कि मतलब वैक्सीन बन गई है, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर कोई वायरस बार बार शेप चेंज कर रहा है तो सटीक एंटीबॉडी नहीं बनेगी, कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाएगी। तो हमें करना क्या है, अभी हमें सिर्फ सतर्क रहना है, सेफ रहना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, जो गाइडलाइन सरकार ने दे रखी है उसको मानो, क्योंकि इलाज अभी इसका नहीं, अभी तो कोई इलाज नहीं है।
अगर वैक्सीन बन भी रहे हैं, अभी उनके ट्रायल चल रहे हैं, उस पर टाइम लगेगा। और अगर बार बार ये वायरस अगर शेप चेंज कर रहा है या उसका बाहरी जो एनवलप का जो टाइप चेंज कर रहा है, तो बहुत मुश्किल होगा वैक्सीन बनाना। उम्मीद करो कि ये वायरस जो है ब्रिटेन में जितने 12 प्रकार के हैं, तो कोई बात नहीं, और ज्यादा ना बढ़े। जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा चेंजेस होंगे, उतनी ही बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। इसलिए इससे बचो, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।